हेलो एवरीवन, ए वेरी वार्म वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हूं प्रियंका वर्मा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज की वीडियो। सो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, ये केवीएस और नीट एस्पिरेंट दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऐसे इस तरह की जो टीचिंग मटेरियल है, इस तरह का जो यूनिक स्टाइल आपने इससे पहले कहीं नहीं देखा होगा। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर आप इस पॉजिटिव कोट के साथ हम आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। स्टे पॉजिटिव, बेटर डेज आर ऑन देयर वे एंड विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। मेरी तरफ से आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आप सभी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है, और अब हम बात करते हैं आज की वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सो हेल्थ क्या होती है, कौन से फैक्टर जो है वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं गुड हेल्थ के। ठीक है, एंड डिजीज और उसके टाइप्स, कंटामिनेशन क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से डील करने वाले हैं। सो आप शुरू से लेके एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको बहुत ही वैल्यूबल क्वालिटी कंटेंट जो है वो क्वालिटी एजुकेशन ही आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सो लेट गेट स्टार्ट। व्हाट इज द हेल्थ? अब आपसे पूछ लिया जाता है, चलो चैप्टर का नाम है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। सो व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? आप हेल्थ से क्या समझते हैं? WHO के द्वारा 1948 में मोस्ट एक्सेप्टेड जो हमारी डेफिनेशन है वो यही है, अगर कोई इंसान इन तीनों रूप से स्वस्थ है, फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, सोशली फिट है, तभी उस पर्सन को हम हेल्दी पर्सन कॉल करेंगे। जैसे कि आप फर्स्ट इमेज में देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? दे परफॉर्मिंग प्रैक्टिस, एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो इनसे वो ये एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं? फिजिकली फिट रहने के लिए। देन सेकंड इमेज में आप क्या देख पा रहे हैं? कोई भी इंसान है वो मेडिटेशन कर रहा है। और हम भी धर्म गुरु या जितने भी हमारे योग गुरु बाबा रामदेव भी कहते हैं कि हमें सुबह उठ के जो है वो योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। क्यों करनी चाहिए? जिससे कि हमारा मन शांत रहे और मेंटली हम जो है वो एक हेल्दी पर्सन रहें। ठीक है, योगा से कहते हैं ना हमारी जो किसी भी मतलब सिचुएशन से लड़ने की हमें शक्ति आ जाती है, हम कूल एंड काम फील करते हैं। ठीक है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। थर्ड जो है वो सोशल गैदरिंग, समाज में आपका उठना बैठना कैसा है, लोगों के साथ आपका हेल्दी रिलेशनशिप है या नहीं। बट मोस्टली ये चीज़ें आजकल देखने को नहीं मिलती। बट पहले के टाइम में दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लोग मेडिटेशन भी करते थे, फिजिकली भी फिट थे। ठीक है, बट आज की डेफिनेशन देखी जाए तो जरूर हर किसी को जो है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए तीनों रूप से हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनमें से हम ये डिस्टर्ब सबसे ज़्यादा फैक्टर देखते हैं, सोशल गैदरिंग है, समाज में उठना बैठना, मिलना सुख दुख में, ये चीज़ें सारी कम हो गई हैं। सो सोशली हम थोड़ा वीक हो गए हैं। मतलब हर पर्सन तो नहीं, बट पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। आजकल हर इंसान जो है वो इंट्रोवर्ट हो गया है, अपने आप में ही रहना पसंद करता है। सो इस फैक्टर में हम कमी देखते हैं। लेकिन WHO कहता है अगर आप तीनों रूप से स्वस्थ है दैट मीन्स यू आर ए हेल्दी पर्सन। जैसे कि अगर आप फिजिकली फिट हैं दैट मीन्स यू आर हेल्दी पर्सन, अगर आप मेंटली फिट हैं तभी आपको हेल्दी बोला जाएगा। या इनमें से कोई भी एक फैक्टर आपका डिस्टर्ब होता है दैट मीन्स यू आर अनहेल्दी पर्सन, आप हेल्दी पर्सन नहीं है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ? इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अगर आप तीनों रूप से स्वस्थ हैं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, तभी आपको जो है एक स्वस्थ इंसान कहा जाएगा। अदरवाइज आप एक डिजीज पर्सन हैं, आप एक बीमार इंसान हैं। अगर तीनों में से कोई भी एक स्टेट आपकी डिस्टर्ब होती है देन। ठीक है, ये सभी को डेफिनेशन क्लियर हो गई है। हेल्थ के बारे में मोस्टली पर्सन जो है वो कंफ्यूज रहते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में, जबकि ये डेफिनेशन आप फिफ्थ क्लास से स्टडी करते आ रहे हैं। बट अगर हायर क्लास में भी अगर आपसे पूछा जाता है, समटाइम यू आर अनेबल टू डिलीवर अ गुड डेफिनेशन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। समटाइम लैक ऑफ मतलब आपकी इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि हम क्या, जस्ट सबको ये ऐसे लगता है कि कोई फिजिकली मतलब हॉस्पिटल्स ही हमें हेल्प प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है। समटाइम ये जो क्वेश्चन है आपका इंटरव्यू में फ्रेम होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द हेल्थ? हेल्थ इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। क्लियर है सभी को? ये
मुझे नहीं लगता कि अब आप लोग भूलेंगे डेफिनेशन को। भूलना नहीं है, हेल्थ की एक सिंपल डेफिनेशन है, फिजिकली फिट होना, मेंटली फिट होना एंड सोशल। तो इसको हम हेल्दी कॉल करते हैं। समटाइम ये एमसीक्यू डेवलप हो जाता है जिसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, फिजिकली एंड मेंटली फिट फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड में मेंटल दिया होगा, थर्ड में सोशल बीइंग और फोर्थ में नन ऑफ या समटाइम ऑल दिया होता है। तो जिसमें तीनों ऑप्शन मिलेंगे ही आपको एक सिंगल डेफिनेशन में, दैट इज योर राइट आंसर। क्लियर है। और अब हम बात करते हैं कि हेल्थ, ये तो थी WHO ने थी। जो पुराने टाइम में हेल्थ को ये माना जाता था, अगर कोई जिसका माइंड ठीक है, स्पिरिटली वो मतलब बहुत अच्छे से अच्छा है, स्पेशली फ्रीडम फ्रॉम, अगर उसे कोई फिजिकल शारीरिक कोई बीमारी नहीं है, दैट मीन्स वो एक हेल्दी पर्सन है। ठीक है, पहले हेल्थ की ये डेफिनेशन होती थी। ठीक है, लेकिन अभी हेल्थ की ये डेफिनेशन है, अगर कोई इंसान तीनों रूप से स्वस्थ है, दैट मीन्स वो क्या है, हेल्दी पर्सन है। और ये डेफिनेशन किसकी है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारी बहुत ही बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें नंबर ऑफ कंट्री के जो पर्सन होते हैं इंपॉर्टेंट, वो पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी अलग अलग कंट्री के जो वो हेल्थ रिपोर्ट सबमिट करते हैं और अपना एक करेक्ट डाटा जो है उनको देते हैं कि हमारे देश की कंडीशन कैसी है हेल्थ के मामले में। जैसे कि कोरोना में जो है, एपिडेमिक में जो है, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ की सिचुएशन डाउन चली गई थी। ठीक है, और अभी तो आप देख पा रहे हैं कि चीन में दोबारा से जो है वो कोरोना वायरस का अटैक हो रहा है, जिसमें कि वो सही से एक्यूरेट जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। मतलब डेथ रेट ज़्यादा है जबकि वो शो कम कर रहे हैं। ठीक है, बट WHO जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कंप्लीट और एक्यूरेट जो है वो डाटा फाइल मांगती है हर एक कंट्री से कि क्या सिचुएशन है किसी, ठीक है, हेल्थ के मामले में। और इम्प्रूवमेंट करने का काम भी डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन करती है। और एंशिएंट टाइम में जो पीपल होते थे, लोग होते थे, वो क्या करते थे, आयुर्वेदिक सिस्टम को ही बेस्ट सिस्टम मानते थे, क्योंकि पहले के टाइम पे आपको पता है ऋषि मुनि वेद मतलब हमारी जो मेडिकल साइंस है वो इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी उस टाइम पे। ठीक है, नो डाउट डिस्कवरी बहुत हो चुकी थी, लेकिन वो हर एक घर तक पहुंच नहीं पाई थी। बट आज तो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा हर एक गाँव शहर तक पहुंची हुई है। सो पहले के लोग जो है, जैसे नॉर्मल कोल्ड हो गया, ठीक है, फीवर है उनको, जैसे कि तुलसी की चाय पी ली, अदरक की चाय, तो इस तरह से अपने आप को जो है वो हील करते थे। तो आयुर्वेदिक सिस्टम पे टोटली वो डिपेंडेंट थे। बट वो भी एक बहुत ही अच्छा सिस्टम था, बट उसमें जो क्योर होने का जो टाइम है, वो टाइम ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। बाकी ये चीज़ें भी क्योर कर देती है कि ये भी ऐसे ही नहीं है, उनको भी काफ़ी अच्छी नॉलेज थी कि कौन से प्लांट से जो है, जैसे कि आज मेडिसिन बन रही है तो बहुत से प्लांट से ही बन रही है ना। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा ना, मलेरिया के प्लांट, जो सिनकोना के प्लांट जो कि छाल से बनती है, कुनिन, ये नंबर ऑफ जो टैबलेट आप देख रहे हैं, ये भी मेडिसिनल प्लांट से ही तो बन रही हैं। सो क्लियर है, पुराने टाइम में क्या थी हेल्थ की डेफिनेशन, आज क्या है। मोस्ट एक्सेप्टेड जो WHO ने दी है वही है 3 स्टेट वाली। और एंशिएंट टाइम में हम आयुर्वेदिक सिस्टम देखते थे। और अब हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो हमारी हेल्थ को जो है वो अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने देखा होगा मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यूनो सिस्टम, जो इफेक्ट हमारी जो मानसिक स्थिति, हमारे जो मतलब जो हार्मोन रिलीज होते हैं बॉडी में, वो भी हमारे मूड स्विंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना। सो बहुत से फैक्टर हैं हेल्थ को डिस्टर्ब करने, जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर, ये भी एक फैक्टर है जो हमारी हेल्थ को, जैसे कि कुछ इनबॉर्न एरर ऑफ डिजीज होती है पर्सन में, जिसको ठीक भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो वो क्या है हमारी, वो भी एक फैक्टर है हेल्दी ना रहने का। और इन्फेक्शंस डिजीज, जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया आपका, ठीक है, ये भी हमारी इन्फ्लुएंस करती है अच्छी अच्छी हेल्थ को। लाइफस्टाइल, अगर कोई टाइम पे खाना नहीं खा रहा, पानी नहीं पी रहा, रेस्ट नहीं ले रहा, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहा, दैट मीन्स उससे भी क्या होती है, हमारी हेल्दी लाइफ जो है, हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो डिस्टर्ब होती है। हेल्थ इज ओनली मीन्स फ्री फ्रॉम इलनेस। पहले माना जाता था कि हेल्दी वही इंसान है जो जिसे कोई बीमारी नहीं है। मतलब अगर किसी को चोट लग गई, दर्द है, तो उससे बोला जाता था कि हाँ वो बीमार है। बट ऐसा नहीं है। ठीक है, आज की हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अगर कोई तीनों रूप से स्वस्थ है तभी उसे हेल्दी कहेंगे। कोई भी एक फैक्टर डिस्टर्ब हुआ, दैट मीन्स वो एक अनहेल्दी पर्सन है। जरूरी नहीं कि उसे चोट नहीं लगी तो उसे हम बीमार नहीं कहेंगे। ठीक है, हेल्दी पीपल जो होते हैं वो एफिशिएंटली वर्क, मतलब अगर कोई इंसान हेल्दी होगा तो वो अच्छे से काम कर पाएगा, अच्छे से काम करेगा तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। ठीक है, तो इकोनॉमी मतलब वो अपने देश में अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन दे पाएगा।
ठीक है, सपोज़ किसी का जैसे कि मेरा प्रोफ़ेशन है टीचिंग का, अगर मैं टीचिंग कर रही हूँ, डेली अगर मैं टीच करूँगी तो डेफ़िनेटली मेरी भी जो है वो टीचिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज़ होगी एंड और वो स्टूडेंट के लिए यानी कि आप लोगों के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी मेरी वीडियो या मेरा जो भी मैं कंटेंट डिलीवर कर रही हूँ, जो भी नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है? सो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है ना, टू वे प्रोसेस है, लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस इज़ अ टू वे, मैं भी कुछ सीख रही हूँ और आपको सिखा रही हूँ, ठीक है? सो इस तरह से मैं इनडायरेक्टली क्या है नंबर ऑफ पीपल यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि मैं कभी पर्सनली जिनसे मिली भी नहीं हूँ उनको भी मैं अपनी नॉलेज जो है वो दे पा रही हूँ, ठीक है? तो इस तरह से मैं वर्ल्ड के नंबर ऑफ स्टूडेंट से कनेक्ट हो पा रही हूँ और अपनी नॉलेज दे रही हूँ। अगर मैं हेल्दी हूँ तभी दे रही हूँ, अगर मैं फिट नहीं होंगी, बीमार नहीं होंगी तो मैं आपका लेक्चर नहीं ले सकती ना। सो दैट्स थिंग। हेल्थ इंक्रीज करती है लॉन्गेविटी ऑफ पीपल, मतलब जब लोग हेल्दी होंगे, अच्छा लाइफस्टाइल होगा तो वो डेफिनेटली लंबा अपना जीवन जिएंगे, ठीक है? जैसे कि ऑन एन एवरेज माना जाता है कि कोई भी इंसान है वो 100 साल तक जीता है, बट आजकल हम क्या देख रहे हैं, 35-40 साल में भी हम हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है? लोग इस एज में चले जा रहे हैं जिस एज में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके इस देश के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या हो रहा है, हमारी कुछ तो कमी है ना, तीनों स्टेट में से कोई तो स्टेट बिगड़ रही है तभी ये सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं, ठीक है? सो अगर कोई इंसान हेल्दी है तो वो लंबा टाइम जो है अपना जीवन व्यतीत करता है और रिड्यूस इन्फेंट और मैटरनिटी रेट, इससे फिर डेथ रेट भी डिक्रीज होता है। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? बहुत प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मे बी मतलब मुझे लगता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू एज़ वेल एज़ योर प्रैक्टिकल नॉलेज, दोनों ही वे से आपका जो है ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, ठीक है? जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं ब्यूटीफुल इमेजेस जो मैंने पहले भी दिखाई हैं। अगर आप बैलेंस डाइट लेंगे, ठीक है, अच्छे से साफ सफाई रहेंगे रखेंगे प्रॉपर से टाइम से मतलब वेकअप, ठीक है, सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, नहाएंगे, ठीक है, और प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो डेफिनेटली आप एक हेल्दी पर्सन की तरह अपनी लाइफस्टाइल जिएंगे और प्लस आपकी लॉन्ग जर्नी जर्नी देखेंगे आप, ठीक है? और अब हम बात करते हैं डिजीज़, जैसे कि कौन-कौन सी जैसे बीमारियाँ फैलती है, तो उनको किन-किन तरीकों से फैलती है, जो ऑर्गेनिज़्म हमें बीमार करते हैं, उनको हम कॉल करते हैं कंटामिनेशन। कंटामिनेशन एक प्रोसेस हो जाता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज़्म जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मतलब जैसे पानी है, वो 1, 2, 3, 4 दिन तक पड़ा रहता है, ठीक है? तो वो क्या हो जाता है उसमें जो है वो पानी दूषित हो जाता है, तो दैट मीन्स वो क्या है, कंटामिनेटेड वाटर है। जैसे दूषित होना, कंटामिनेशन का मतलब है दूषित, हिंदी में अगर शुद्ध हिंदी में बात करें, जैसे कि ये पानी है, यहाँ पे लोग नहा भी रहे हैं, खाना भी उसी में चीजें डाल रहे हैं, खा रहे हैं, यहीं पे बर्तन धो रहे हैं, तो ये पानी क्या है, टोटली कंटामिनेटेड है। देख पा रहे हैं, अगर ये पीने लायक तो है नहीं, यहाँ पे लोग क्या रहे हैं, नहा रहे हैं, लेकिन अगर इसे पिएंगे तो डेफिनेटली वो बीमार तो होंगे ही होंगे, क्योंकि ये पानी पीने योग्य नहीं है, क्योंकि सारा कुछ इसी में कर रहे हैं वो लोग, ठीक है? जैसे कि लेडी इन बर्तनों को भी धो रही है, सपोज, वैसे तो सही नहीं है, लेकिन फिर भी एक पानी की कमी की वजह से कैसे भी धो रही है, लेकिन खाना तो इसी में खाएंगे, तो इनडायरेक्टली जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो हमारे खाने के थ्रू हमारे पेट के अंदर चले जाएंगे, हमें बीमार कर देंगे। तो ये क्या है, एक इनडायरेक्ट मेथड हो गया हमें बीमार करने का। तो प्रेजेंस ऑफ डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म, जब बीमारी करने वाले ऑर्गेनिज्म जब प्रेजेंट होते हैं हमारे पानी भोजन में, तो उससे हम बोलते हैं कंटामिनेटेड। टॉक्सिन एक तरह का ये जहर होता है, इन नॉन लिविंग मटेरियल लाइक वाटर में, मिल्क में और फूड में जमा हो जाता है। जैसे कि ये लड़की है, लाइक हम ये लोग क्या करते हैं, स्ट्रीट फूड खाते रहते हैं, ठीक है, गलियों पे नुक्कड़ पे जहाँ पे भी ये ठेले वगैरह लगे होते हैं, और हम इनकी तरफ अट्रैक्ट होके, जैसे कि मैं भी नेचुरली है, कोई भी इंसान चला जाता है, ठीक है, पानी पूरी खाने, और अब ये इंसान है, सपोज हमें नहीं पता, ये एक स्ट्रेंजर पर्सन है, एक अनजान व्यक्ति है, हम क्या करते हैं, इससे ये चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन इसने ग्लव्स नहीं पहने हुए, हो सकता है इसके कहीं पे भी कुछ इसकी या तो नाखून ज़्यादा कटा हुआ है, या कोई भी इसे मतलब अगर कोई भी इसकी इंजरी हो रखी है तो इसका ब्लड डायरेक्ट उस वाटर में चला जाएगा, और वो अगर मे बी, नो डाउट, अगर हो सकता है इस पर्सन को कोई डिजीज हुई तो डेफिनेटली वो इनडायरेक्टली वो हमें ट्रांसफर कर रहा है,
हमें नहीं पता लग रहा, हम तो एंजॉय से खा रहे हैं पानी पूरी। तो इस तरह से मोस्टली हमें वहीं प्रेफर करना चाहिए पानी पूरी खाना जहाँ पे हाइजीनिक कंडीशन हमें देखने को मिले, और जो पर्सन हमें खिला रहा है पानी पूरी तो उसने ग्लव्स जरूर पहने होने चाहिए। तो बढ़िया एक अच्छी जगह पे जाके हमें गोलगप्पे खाने चाहिए। नो डाउट अगर आप काफ़ी ज़्यादा मतलब फास्ट फूड खाने के शौकीन हैं और आपको गोलगप्पे अच्छे लगते हैं तो आप एक अच्छी मतलब शॉप पे जाके खाइएगा, ठीक है। चाहे वहाँ पे एक दो कम मिल जाए बट नीट एंड क्लीन खाइए, ठीक है, ताकि आपकी मतलब हेल्थ को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें आपको खाना चाहिए। खाली आप अपनी मतलब कहते हैं ना स्वाद के पीछे ही नहीं भाग सकते हम। अब ट्रांसमिशन डिजीज़ किस तरह से जो है वो ह्यूमन की बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। ट्रांसमिशन का मतलब ट्रांसफ़र ऑफ डिजीज़, वो किस तरीके से हो रही है, डायरेक्ट हो रही है या इनडायरेक्ट तरीके से हो रही है। उन दो तरीकों के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। डायरेक्ट में कॉन्टैक्ट विद जैसे कि आप किसी इन्फेक्टेड कोई बीमार व्यक्ति था उसके कॉन्टैक्ट में आए और आप भी बीमार हो गए, तो वो एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन है। जैसे कि कोरोना वायरस था हमारा, कोविड-19 के टाइम पे हमने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस की थी कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया था सबको, क्योंकि वो डिजीज़ थी वो कम्युनिकेबल डिजीज़ थी, डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रही थी। इसलिए सपोज़ किसी को घर में कोरोना हुआ तो उसको बोला गया कि आप इसी रूम में रहेंगे, प्लस उनके कपड़े, खाने-पीने का सारा सामान हमने अलग कर दिया था। सेपरेट कर दिया था ना, आइसोलेटेड कंडीशन में रखा था उन लोगों को, क्योंकि वो बीमारी तो जो थी वो कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन के सीधा कॉन्टैक्ट में आ रही थी, क्योंकि एक वायरल डिजीज थी। हवा में वायरस तो हर जगह है, ठीक है। ड्रोपलेट इन्फेक्शन जैसे कि आपको कॉमन कोल्ड हुआ, छींक खांसी जो भी जुकाम, तो ये भी आपका डायरेक्ट किसी भी पर्सन को हो सकता है। घर में अगर एक पर्सन को हो कोल्ड हो रखा है तो डेफिनेटली दूसरे को हो जाएगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट विद द सोयल के कॉन्टैक्ट में आने से भी हो जाती है। एनिमल जैसे कि आपको किसी जानवर ने काट लिया, कुत्ता बिल्ली, ठीक है, किसी ने भी काटा तो आपको क्या हो जाता है, रेबिस हो जाता है ना। तो उसकी मतलब अगर किसी इंसान को वो रेबिस सपोज हो गया है तो उसके सलाइवा में यानी कि पूरी बॉडी में है, अगर आप इसके कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है, सो उसके चांसेस हैं कि वो आपको वो डिजीज हो जाए अगर उसका सलाइवा आपके ब्लड के साथ मिक्स हो जाए थ्रू प्लेसेंटा। जैसे कि आपने HIV एड्स के बारे में सुना होगा, ये प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो मदर ब्लड जो वो ट्रांसफ्यूज हो जाता है तो बच्चे में ऑटोमेटिकली वो डिजीज देखने को मिलती है। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन मतलब डायरेक्ट वो चीज़ नहीं आ रही, किसी के थ्रू आपको मिल रही है। जैसे कि घर में मक्खियाँ होती है, वो क्या होती है, किसी गंदगी पे बैठ के आती हैं और आपके खाने पे बैठ जाती हैं। आप तो गंदगी के पास बैठ के खाना नहीं खा रहे थे ना, वेस्ट मटेरियल के पास तो नहीं बैठे हुए थे, बट मक्खियाँ वहाँ पे जाती है और वो मक्खियाँ आपके भोजन पे आके बैठती है और आप वही खाना खाते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं। तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। जैसे कि व्हीकल बोर्न डिजीज है, ह्यूमन कैरियर्स डिजीज है, आर्थ्रोपोड ह्यूमन कैरियर डिजीज में हम मैरी का वो एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जो एक कुक थी बाय प्रोफेशन जिसने टाइफाइड फीवर को फैला दिया था, ठीक है। और आर्थ्रोपोड्स डिजीज जो इंसेक्ट्स जो डिजीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं खाने के थ्रू, पानी के थ्रू। और ये टेबल आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो प्लीज़ डोंट स्किप इट ऑल एट ऑल। इससे आप स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू, केवीएस पॉइंट ऑफ व्यू, मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं। आर्थ्रोपोडा का मतलब होते हैं ये एक फाइलम है जिसमें हम इंसेक्ट की स्टडी करते हैं। आप देख पा रहे हैं ये हाउस फ्लाई है, मॉस्किटो है, रेटा फ्लाई, डिसीसी फ्लाई, सैंड फ्लाई, ये सभी के इंसेक्ट्स हैं। और वेक्टर का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ जो किसी मतलब चीज़ को कैरी कर रही है। मतलब सपोज मैं हूँ, ठीक है, मैं एज ए कैरियर हूँ। जैसे मैंने किसी का मैसेज लिया, ठीक है, वो उस इंसान ने कहा कि आप ये मैसेज किसी दूसरे को फॉरवर्ड कर दीजिए। मैंने किसी से सुना और मैंने जिस पर्सन एक थर्ड पर्सन को वो मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, तो बीच में जो इंसान है मैं क्या हूँ, एज ए कैरियर की तरह काम करूँ। चलो एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई बच्चा, उसे स्कूल जाना है, स्कूल उसका 1 या 2 किलोमीटर दूर है, वो बच्चा खुद से पैदल नहीं जा सकता। बहुत छोटे बच्चे को स्कूल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है। उसे स्कूल से घर से स्कूल जाना है, किसके थ्रू जाता है, वो बस के थ्रू। तो बस क्या है, उसकी जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो क्या कैरियर की तरह काम कर रही है, उस बच्चे को लेके जा रही है स्कूल तक। लेकिन शिक्षा बस नहीं दे रही है उसे, शिक्षा कौन दे रहा है, स्कूल दे रहा है, ठीक है। तो वो किसकी तरह काम करी, ट्रांसपोर्ट की तरह काम करी, एक कैरियर की तरह काम करी, एक वेक्टर की तरह काम करी है। इसी तरह से इन फ्लाई को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट ये क्या होती है, गंदी चीज़ों पे बैठ के वहाँ से
जो बैक्टीरिया वगैरह को इनके साथ आ जाते हैं और ये हमारे खाने पे बैठती है। अगर जब हम खाना खाते हैं तो हमें वो प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड खाने से हमें टाइफाइड डिजीज़ होती है, कॉलरा डिजीज़ हो जाती है, डायसेंट्री हो जाती है, ठीक है, हैज़ा वगैरह, टाइफाइड फीवर जिसमें आपका पूरा शरीर टूटने लग जाता है। मॉस्किटो से होने वाले जैसे कि मलेरिया, सपोज़ मैं एक हेल्दी पर्सन हूँ, किसी डिजीज पर्सन को मॉस्किटो ने काटा, उस डिजीज पर्सन से मॉस्किटो के मुंह में जो ब्लड आता है उसमें क्या इन्फेक्टेड ब्लड है, वो इन्फेक्टेड ब्लड अगर मॉस्किटो मुझे काटेगा तो उसने इनडायरेक्टली क्या है मुझ में ट्रांसफर कर दिया उस ब्लड को। अगर मेरी इम्यूनिटी वीक है तो मैं बहुत जल्दी ही मलेरिया तो हो ही जाएगा मुझे, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं ना अपने घरों में गर्मियों के टाइम पे ज़्यादा पानी जमा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि पानी में मच्छर पनपते हैं जिससे कि मलेरिया और डेंगू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि पानी में वो अपने आप के रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, नंबर ऑफ कॉपी बना लेते हैं, मतलब 1-2 दिन में तो मच्छर ही मच्छर हो जाते हैं अगर आपके घर में पानी है तो और आप इन बीमारियों को बुला लेते हैं अपने घर में। मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, येलो फीवर, फिलेरिया, ये बीमारी किसकी वजह से होती है? मॉस्किटो के काटने से, बाइट करने से। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? एज अ वेक्टर की तरह काम कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? रेटिफलिया ये प्लैग डिजीज करता है, सीसी फ्लाई ये स्लीपिंग सिकनेस डिजीज करती है, सेंट फ्लाई आपकी लेशमेनियासिस डिजीज कॉज करती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, आप इसको याद रखेंगे सभी बच्चे। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है सो प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व योर प्रॉब्लम वॉट एवर यू विल फेस ड्यूरिंग दिस लेक्चर। इसलिए आपसे बोला जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है कि टाइम पे आप प्रॉपर वैक्सीनेशन लीजिए ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपकी बॉडी जो है वो बीमारियों से लड़ने की उसमें कैपेसिटी आ जाए। प्रॉपर हाइजीनिक का ध्यान रखें, कचरे को इधर उधर मत फेंके, साफ सफाई का भी प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए हमें। कचरा है तो उसको डस्टबिन में ही डालें, जिससे कि हमारी नेचर भी जो है वो फ्री रहेगी पोल्यूशन से, पोल्यूटेड चीज़ों से। हार्ट डिजीज़ के प्रति अवेयरनेस रहिए, और प्लस अगर आप कोई पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे हैं तो अपना ध्यान रखिए, प्रॉपर ग्लोव्स पहनिए, प्रॉपर ऑपरन वगैरह डालिए जो भी जिस ताकि डायरेक्ट जो है वो केमिकल आपकी स्किन के टच में ना आए और आपको हार्म ना करें। और किसी भी प्रकार की सब्जी जो है वो आप खा रहे हैं आज के लाइफ में तो प्लीज़ उसे धो के खाइए, ऐसे ही मत खा लीजिए। अगर आप कितनी भी भूख लगी है तो मोस्टली मैंने लोगों को देखा है, हम सभी भी सम टाइम ऐसा करते हैं, ठीक है, और इग्नोर करते हैं। ये इग्नोरेंस हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा खतरा बनती जा रही है, क्योंकि आजकल विदाउट पेस्टिसाइड कुछ भी डेवलप नहीं हो रही है, ऑर्गेनिकली चीज़ें नहीं बन रही है ना। सो पेस्टिसाइड बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, और अगर हम बिना धोए चीज़ों को खाएंगे तो डेफिनेटली हम बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और हमारी तभी तो लाइफ टाइम जो हमारी लॉन्गेविटी है वो कम हो रही है, क्योंकि हम जो है वो पेस्टिसाइड वाली चीज़ें खा रहे हैं ना। लेक्चर बोरिंग तो नहीं लग रहा? सभी को बहुत ही मज़ा आ रहा होगा मेरे लेक्चर में। मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर कर रही हूँ। प्लीज़ अगर किसी को भी डाउट है सो मुझसे पूछ सकता है, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, और ये मैं इस तरह से लेक्चर पढ़ा रही हूँ जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग प्लस आपका एग्ज़ाम दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। सो प्लीज़ इसे इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं गुड हेल्थ के, ये तो मैंने ही अपनी मतलब पर्सनल नॉलेज के लिए, पर्सनल आप सब लोगों की लिए ही डाली है। अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम दे रहा है तो उसके लिए ये बेनिफिट होगी कि क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक गुड हेल्थ के, फ्री फ्रॉम सिकनेस एंड डिजीज़। वो इंसान जो है वो बीमारी से मतलब फ्री रहेगा, डिजीज़ फ्री रहेगा। अगर कोई इंसान हेल्दी है तो उसे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, और उसे किसी भी तरह की एंग्जाइटी भी नहीं होगी, सोशल और साइकोलॉजिकल टेंशन से भी फ्री रहेगा, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो, और अच्छा फील करेगा अपनी लाइफ में और अच्छे तरीके से वर्क करेगा। इंडिकेशन क्या होते हैं एक हेल्दी लाइफ, एक हेल्दी गुड हेल्थ के, वो इंसान काफ़ी कॉन्फिडेंट होगा, पॉपुलर ऑटोमेटिक हो जाता है इंसान जब वर्क करता है, और अच्छे रिलेशनशिप भी बनाता है अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर उसकी हेल्थ अच्छी है तो वो हर किसी की कॉल उठा लेगा, इग्नोर नहीं करेगा, ठीक है। फीलिंग गुड अबाउट योर्स, अपने बारे में भी अच्छा सोचेगा, दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचेगा, और किसी भी तरह की उसे फिजिकली प्रॉब्लम नहीं होगी, और उसका वेट भी बिल्कुल सही रहेगा अगर वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करता है देन। अब हम बात करते हैं कि जो डिजीज़ है, डिजीज़ क्या होती है? जैसे कि मैं नॉर्मल फंक्शन कर रही हूँ,
अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, मुझे हैंड में प्रॉब्लम हो, तो मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करूँगी। उस अनकंफर्टेबल फील को ही साइंस ने डिजीज कॉल किया है कि अगर एनी कंडीशन विच इंटरफेरेंस विद नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, कोई भी कंडीशन चाहे वो मानसिक है, जिससे सपोज मुझे फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मेंटली मुझे कोई टेंशन है तो वो डेफिनेटली वो चीज़ अफेक्ट करती है, वो चीज़ आपके फेस पे दिखाई देती है। मतलब आपकी फंक्शनिंग काम करने की स्लो हो जाती है। अगर आपको मेंटल टेंशन होती है या समाज में आपके अच्छे रिलेशन नहीं होती, तब भी आपको अगर दो चीज़ों से स्पष्ट एक चीज़ डिस्टर्ब है, तब भी आप ये चीज़ें शो देखते हैं कि आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है। कोई भी कंडीशन अगर नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करती है, दैट मीन्स वो क्या एक डिजीज्ड पर्सन है, उसे हेल्दी नहीं कॉल करते, उसे एक बीमार व्यक्ति कॉल करेंगे। डिजीज दो टाइप्स की होती है, एक तो होती है कॉन्जेनिटल डिजीज, एक होती है हमारी एक्वायर्ड। कॉन्जेनिटल डिजीज वो डिजीज होती है जो इनबॉर्न एरर ऑफ डिजीज, मतलब जो जन्म से ही बच्चे में आती है, मतलब बर्थ के टाइम पे ही उसे वो डिजीज मतलब नेचुरली ही मिलती है, वो जीन म्यूटेशन की वजह से होता है या क्रोमोसोमल म्यूटेशन की वजह से। ये चीज़ें आप जेनेटिक्स में अच्छे से स्टडी करेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में इनके बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि कैसे कॉन्जेनिटल डिजीज जो है वो डेवलप होती है, मतलब कोई डिसेबल बच्चा कैसे जो है वो डेवलप हो जाता है। सो कॉन्जेनिटल डिजीज कौन सी होती है? जो इनबॉर्न डिजीज होती है, जेनेटिकली जिसमें प्रॉब्लम होती है। एक्वायर्ड मतलब आफ्टर बर्थ, जैसे सपोज आफ्टर बर्थ किसी एक्सीडेंट में किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो वो डिजीज जो होती है हमारी एक्वायर्ड डिजीज होती है, जो हमने आफ्टर बर्थ एक्वायर की, आफ्टर बर्थ हमारे साथ हुआ। ये नॉन कम्युनिकेबल होती है, नॉन इनहेरिटेबल। ये ऐसा नहीं है कि किसी की टांग टूट गई तो उनका बच्चा भी जो है वो वैसा ही मिलेगा उनको, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो एक फिजिकल नुकसान है जो उसका जन्म के बाद हुआ है, ठीक है। जैसे कि कोई बच्चा जन्म से ही पोलियो पर उससे होता है, तो वो एक कॉन्जेनिटल डिजीज है, उसके में भी प्रोबेबिलिटी है कि वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो भी सकता है, नहीं भी, बट इसके एक्वायर्ड डिजीज की कोई प्रोबेबिलिटी इस तरह की नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है ना? अब हम बात करते हैं इन्हीं डिजीज़ के थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि डिजीज़ कॉन्जेनिटल डिजीज़ जो कौन सी होती है, जेनेटिक डिजीज़, जैसे कि किसी भी जीन में म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज आ जाना किसी भी सिंगल बेस पेयर में हमारे डीएनए की, तो उसमें जो डिजीज़ हमें देखने को मिलती है दैट इज हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। डिजीज़ ड्यू टू जो क्रोमोसोम में चेंज आने से होती है दैट इज़ द डाउन सिंड्रोम। 21st क्रोमोसोम की 2 कॉपी बन गई, तो यहाँ पे हमें डिजीज़ देखने को मिलती है। इसमें बच्चा ना स्टंटेड ग्रोथ होती है, उसका बहुत बड़ा सर होता है, ठीक है। लाइनफील्डर सिंड्रोम में मेल में फीमेल जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। एक्वायर्ड जो आफ्टर बर्थ हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल दो टाइप के डिजीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। कम्युनिकेबल जो डायरेक्ट मतलब किसी पर्सन के टच में आने से हो जाती है डिजीज, वो एयर के थ्रू बीमारी फैलती है, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट से, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, हेलमिंथिस, फंगस एटसेट्रा। जैसे किसी को स्किन प्रॉब्लम है तो हम उससे भी दूर रहते हैं, वो एक फंगस प्रॉब्लम हुई ना, तो ये कम्युनिकेबल डिजीजेस है। बाकी मैंने आपको मलेरिया डेंगू वाली बात, कॉमन कोल्ड बताया ही था, वायरल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल जो ट्रांसफ़र नहीं होती, मतलब सपोज़ आपने किसी एड्स व्यक्ति के पास बैठे हैं और आपको एड्स हो जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो है वो ट्रांसफ्यूज़न से फैलता है, ठीक है। चाहे आपने वैक्सीन शेयर की या कोई किसी तरह का रिलेशन बनाने से, ठीक है। डायबिटीज़ आपको नहीं हो सकती, अगर आप डायबिटिक पेशेंट के पास बैठे तो आपको डायबिटीज़ थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। अर्थराइटिस, किसी को जोड़ों का दर्द है, आपको थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो डायरेक्टली किसी के टच में आने से नहीं फैलती। क्लियर है? ये किसकी क्लासेस हैं? ये एक्वायर्ड डिजीज़ की। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन डिजीज़ जो ह्यूमन में देखने को मिलती है, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर हम एक्सेस में खा लें या कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में एक्सेस में हो जाए या किसी चीज़ की डेफिशिएंसी, तो उस टाइम पे भी हमें कुछ डिजीज़ देखने को मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं, अगर वो कम होते हैं रिलीज़ तब भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, अगर ज़्यादा रिलीज़ हो गए तब भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे एक्रोमेगाली डिजीज़ जो मतलब किसी की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होने से, किसी को अगर कोई हार्मोन है कम रिलीज़ हो रहा है तो थायराइड हार्मोन अगर कम, हाइपरथायरॉयडिज्म आपने सुना होगा ना, जिनको थायराइड प्रॉब्लम होती है, तो वो भी एक डिजीज़ ही है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग वो डिजीज़ एजेंट की तरह काम करते हैं जो डिजीज़ क्रिएट करते हैं उस पर्सन में। ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इनके साथ बिलोंग करते हैं, उनको हम बोलते हैं पैथोजन। पैथोजन क्या होता है? डिजीज़
क्रिएटिंग ऑर्गेनिज्म। जो बीमारी फैलाते हैं ऑर्गेनिज्म, उनको हम पैथोजन कॉल करते हैं। ठीक है, पैथोजन पैरासाइट की तरह कब काम करते हैं, जब वो हमारी बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं। अगर जब वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो एज ए होस्ट हमारी बॉडी में रह रहे हैं और हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सो और कैसा ट्रांसमिशन होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वो किस तरह से कोई बीमारी फैल रही है उसको हम बोलते हैं एपिडीमायोलॉजी। ठीक है, एंट्री किस तरह से होस्ट की हुई है, अलग अलग तरह, जैसे पानी से वो बीमारी फैली है, या कंटामिनेटेड फूड खाने से फैली है, कंटामिनेटेड वाटर से, एयर से, किस तरह से फैली, दैट इज द एपिडीमायोलॉजी। होस्ट ने किस तरह, मतलब किसी भी पैथोजन ने हमारी बॉडी में किस तरह से एंटर किया है। वंस अगर एक बार होस्ट हमारी बॉडी में चला जाता है तो वो अपनी मल्टीपल कॉपी बनाता है। अब आपको पता है हमारी बॉडी में क्या होते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन होती है। हमारी बॉडी सबसे पहले एंटीबॉडी बनाती है। अगर किसी भी एंटीजन, कोई भी वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एज ए एंटीजन एक्ट करता है, एंटीजन की तरह एक्ट किया, हमारी बॉडी के अंदर चला गया, फिर वो उसके रिस्पॉन्स में हमारी एंटीबॉडी एक्ट करती है। अगर किसी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो कम्प्लीटली उस बीमारी से जो है वो निजात पा लेता है, अदरवाइज़ वो पर्सन ईज़िली जो है वो उस बीमारी से सफ़र करता है। क्योंकि वो नंबर ऑफ़ मल्टीपल कॉपी बना लेता है जो भी वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी में, देन जिससे कि हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग जो होती है काम करने की, हम डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं, मतलब नॉर्मली हम बिहेव नहीं कर पाते या हम नॉर्मल काम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, हम वीकनेस फील करते हैं, तो मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज हो जाता है हमारा। पैथोजन एंटर आफ्टर एंट्री इनटू द होस्ट, जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर करता है, सबसे पहले वो अडाप्ट करने की कोशिश करता है, हमारे एंटीजन के जैसी रूप बना लेता है अपना, ताकि पता ना लगे हमारी बॉडी के एंटीबॉडी को कि उसके खुद का एंटीजन है या कोई फॉरेन एंटीजन है। ठीक है, और पैथोजन एंटरिंग सबसे पहले गट में एंटर करता है, शुड सर्वाइव, क्योंकि वो एक लो पीएच पे सर्वाइव करता है, जिससे कि रजिस्ट हो जाती है टू रजिस्ट, रोकने के लिए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रोकने के लिए वो गट में हमारे चला जाता है। क्लियर है यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, क्योंकि मैंने बहुत विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको चीज़ें जो है वो समझाई हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइफाइड। टाइफाइड क्या है? एक इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है डिजीज़ का, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। जैसे कंटामिनेटेड वाटर, फूड के खाने से आपको जो है वो टाइफाइड होता है। जो ऑर्गेनिज्म ये टाइफाइड करता है, उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफीमोरियम। ये बैक्टीरिया हमें कौन सी डिजीज़ प्रोवाइड करता है? टाइफाइड फीवर। एपिडेमाइलेजी मतलब वो बीमारी किस तरह से फैली है, जैसे फूड खाने से, कंटामिनेटेड वाटर से हमें वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, और बाद में वो ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में मतलब फैल जाता है। सिम्टम क्या आते हैं टाइफाइड फीवर के? आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का, जैसे कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपका 37 डिग्री है, लेकिन बाद में आपका 39 और 40 डिग्री हो जाता है। वीकनेस आ जाती है, स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन होती है। इसलिए इन सिम्टम को ही तो डॉक्टर हमें बोलता है, जैसे ही हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हमें टाइफाइड फीवर होता है तो डॉक्टर हमें कहता है कि आपके स्टमक में पेन है? हम कहते हैं हाँ जी। आपका हेडेक हो रहा है? तो वो इन सिम्टम को याद रखता है कि आपकी कि आपको कॉन्स्टिपेशन है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, जिससे कि उसे पता लग जाता है कि इस इंसान को, उसको डाउट हो जाता है कि इसको टाइफाइड है। फिर उसको कंफर्म करने के लिए डॉक्टर हमें एक टेस्ट के लिए बोलता है कि आप टेस्ट करवाइए अपना, जिससे कि वो अगर उसे मतलब सिम्टम उस बीमारी जैसे लगते हैं तो वो हमें विडाल टेस्ट के लिए रेफर करता है कि आप विडाल टेस्ट कराइए। अगर उसमें पॉजिटिव मिलता है नंबर ऑफ वो सेल को काउंट करके, ठीक है, सो वो हमें कंफर्म कर देता है कि आपको टाइफाइड फीवर है। मैरी मेलन बोला जाता है कि फर्स्ट टाइम ये इसी लेडी ने जो है वो टाइफाइड फीवर को फैलाया था, क्योंकि वो इस बीमारी की कैरियर थी। ठीक है, ये एक बाय प्रोफेशन एक कुक थी, एक रेस्टोरेंट में काम करती थी, और इसने क्या किया था, ये फूड सर्व करती थी लोगों को, बनाती थी, जिससे कि जैसे स्नीजिंग से, खांसने से, छींकने से ये सलाइवा जो आपको पता है इसका खाने पे चला जाता था, क्योंकि हवा में डायरेक्ट आपको पता है फूड के ऊपर, जिससे कि जिन जिन लोगों ने इनके रेस्टोरेंट से खाना खाया वो सभी बीमार हो गए, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। जैसे जहाँ पे फिर सभी से पूछा गया कि आपने लास्ट टाइम क्या खाया, तब पता लगा कि वो उन्होंने जिस हॉस्पिटल से खाना खाया था उन्हीं से मोस्टली केसेस आ रहे हैं, उसी हॉस्पिटल से। देन बाद में मतलब उसी रेस्टोरेंट से, तो वो बाद में जब चेक किया गया तो पता लगा कि इसी लेडी को जो है वो टाइफाइड मतलब ये कैरियर थी, ये लेडी टाइफाइड मूरी इसका सेकंड नाम बोला मतलब इसी बीमारी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया, टाइफाइड मैरी। ठीक है, सो क्लियर है, ये इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन डिजीज थी। और बैक्टीरिया हमारा कौन सा है?
ट्रांसमिशन वाला सैल्मोनेला टाइफिमोरियम, जो फूड से और कंटामिनेटेड भोजन खाने से पानी पीने से बीमारी होती है। और सिम्टम ये है आपके एपेटाइट लॉस, एब्डोमिनल, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होना, डायरिया, दस्त, वॉमिटिंग, उल्टी जैसी प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हैं। ठीक है, और हमें मुझे ज़रूर बताइएगा आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, अगर आपने शुरू से लेकर एंड तक मेरी वीडियो देखी है। एंड वंस अगेन विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। 2023 आपके लिए ये आने वाला साल ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, और आप इसी तरह खुश रहिए, सीखते रहिए और अपनी फैमिली के साथ अच्छे से एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।